दुबई एयर शो में जो हादसा हुआ तेजस के साथ, उसने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया। इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर नमांश सियाल तेजस के MK-1 को एक हाई एजिलिटी बड़े ही डेंजरस डिस्प्ले में उड़ा रहे थे और उसकी कैपेबिलिटीज को पूरी दुनिया को दिखा रहे थे। लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ और कुछ ही पलों में, सेकंडों में, ये एयरक्राफ्ट तेजस जमीन की ओर तेजी से गिरता हुआ देखा गया। ये वीडियो आप सबने देखी और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, तेजस के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? एविएशन की दुनिया में किसी भी क्रैश के पीछे आम तौर पर 3 संभावित कारण होते हैं और हमारे तेजस के मामले में भी वही 3 पॉसिबिलिटीज हैं जिनके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। अभी किसी को ये नहीं पता कि इस क्रैश का एग्जैक्ट रीजन क्या है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये पता लग जाएगा, इसकी भी लगभग सर्टेनिटी है क्योंकि जांच चल रही है। कौन है ये 3 कारण जिनके ऊपर नजर डालना आवश्यक है? ये 3 कारण है। पहला, पायलटिंग एरर यानी एक ह्यूमन एरर। दूसरा, एक मशीन का एरर यानी इंजन या एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट या उसके कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा गलत हो गया हो। और तीसरी एक और पॉसिबिलिटी है, स्पेशली क्योंकि ये एक मिलिट्री नेचर का एयरक्राफ्ट है और रिसेंटली भारत एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से निकला है, ऑपरेशन सिंदूर से। तो तीसरी पॉसिबिलिटी है साबोटाज, यानी जानबूझकर किसी शक्ति ने, किसी विदेशी शक्ति ने इस एयरक्राफ्ट को साबोटाज किया ताकि ये क्रैश हो जाए। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ह्यूमन एरर, मशीन एरर और साबोटाज। इन तीनों पे नजर डालते हैं, गहराई से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ थ्योरीज के साथ, और फिर ये जांचने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन सा कारण आपको ज़्यादा वैलिड लगता है जो कारण बना तेजस की दुर्घटना का। तो पहली पॉसिबिलिटी पे नजर डालते हैं, जो है पायलटिंग एरर यानी ह्यूमन एरर। ये एक सिंगल पायलटेड प्लेन था। विंग कमांडर नमन सियाल इसको उड़ा रहे थे, अनुभवी हैं। विंग कमांडर एक सीनियर पोजीशन है एयरफोर्स में। तो एक अनुभवी पायलट से क्या ऐसी गलती हो सकती है कि इतना एडवांस्ड फाइटर क्रैश हो जाए एक एयर शो में? तो टाइमलाइन समझते हैं। दोपहर 2 बजे विंग कमांडर नमन सियाल ने तेजस MK-1 को सोलो डिस्प्ले के लिए उड़ाया। सोलो डिस्प्ले मतलब सिंगल पायलट डिस्प्ले के लिए उड़ाया, एक ही एयरक्राफ्ट, एक ही पायलट। अगले 5 मिनट में एयरक्राफ्ट ने टेक्स्ट बुक लेवल मैन्यूवर्स किए, परफेक्ट प्रिसिशन, एकदम जिसको बोलते हैं फोटो फिनिश के साथ सारे मैन्यूवर्स किए, लूप्स किए, रोल्स किए, हाई स्पीड पासेस किए, धरती के पास उड़ता हुआ तेजी से निकल गया। सब कुछ परफेक्ट था। इनफैक्ट तेजस ने शायद इस दुबई एयर शो में तब तक, ये घटना होने तक, सबसे ज़्यादा प्रशंसा लेने वाला ये छोटा सा एयरक्राफ्ट था। छोटा तो है लेकिन इसकी कैपेबिलिटी इससे कहीं बड़े, यानी 1.5 गुने एयरक्राफ्ट से भी ज़्यादा है। और यही कारण है कि तेजस को लेकर के दुनिया की कई शक्तियों में एक तरह की जेलसी है इंडिया की कैपेबिलिटीज को लेकर के। 10 मिनट तक ये पूरा शो चलता रहा तेजस का, और 2:10 पर हमारे विंग कमांडर नमन सियाल ने एक बहुत ही कठिन मैन्यूवर की शुरुआत करी। जनरली ये मैन्यूवर को आप मान सकते हैं कि एक एयर शो में ये मैन्यूवर सबसे मुश्किल होता है, सबसे खतरनाक तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि ये ज़मीन से कुछ इंच से ही प्लेन को रिकवर करता हुआ वापस ले जाने का मैन्यूवर है। अब एयरक्राफ्ट कोई रेलगाड़ी या कोई आपकी कार नहीं है कि अगर खराब हो गई तो रुक जाएगी, उससे ज़्यादा क्या होगा। एयरक्राफ्ट में अगर छोटी सी भी फ्लॉ या फॉल्ट आती है पायलट की या मशीन की, तो सीधे वो गुरुत्वाकर्षण से ज़मीन की ओर गिरता है और उसके बाद एक इररिकवरेबल स्टेट में भी पहुंच जाता है। 2:10 पर जब इन्होंने सबसे कठिन मैन्यूवर की शुरुआत करी, जिसका नाम था लो लेवल रोल विद नेगेटिव जी फोर्सेस। अब इसको समझते हैं कि ये लो लेवल रोल विद नेगेटिव जी फोर्सेस का अर्थ क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि जी फोर्स क्या होता है। ये जी जो बोलते हैं ये एक्चुअली आता है ग्रेविटी से, और जी का मतलब है ग्रेविटी का मल्टीप्लायर फोर्स। यानी कि जब आप जमीन पर खड़े हैं धरती पर, तो ग्रेविटी आपको नीचे की ओर घसीटती है और इसी वजह से आपको अपना वजन का अनुभव होता है। अगर आपके ऊपर कोई बैग रख दिया जाए, कोई भारी भरकम सामान रख दिया जाए, तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत भार ज़्यादा है आपके ऊपर। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेविटी उस बैग या उस बॉक्स को भी खींच रही है आपके साथ-साथ अपनी तरफ। धरती पे जब आप चलते हैं तो वो 1G होता है, यानी कि अगर आप 75 किलोग्राम के हैं तो आपको 75 किलोग्राम फोर्स का अनुभव होगा धरती पे, अगर आप हैं तो धरती की सतह पर। और इसी वजह से किसी भी चीज़ को आप हल्का और भारी महसूस करते हैं। तो ये है जी फोर्स। धरती पे खड़े हैं, शांति से चल रहे हैं, 1G फोर्स, बैठे हैं, 1G फोर्स। लेकिन पायलट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। पायलट्स के साथ जी फोर्स में मल्टीप्लिकेशंस हो सकते हैं, वो कम भी हो सकता है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप किसी प्लेन में उड़े हैं और आपको एकदम से टर्बुलेंस आई और प्लेन तेज़ी से कुछ समय के लिए नीचे गिरा, तो आपको ऐसा लगता है कि आप कुर्सी से ऊपर उठ जाएँगे, आपको वज़न कम एहसास होने लगता है। यहाँ पर भी आपने थोड़ा अगर जी फोर्स का
अनुभव किया है तो आपको पता लग जाएगा कि जी फोर्स मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट क्या होता है। एयरक्राफ्ट मैन्यूवर करते समय जी फोर्स काफ़ी बढ़ सकता है। जब एयरक्राफ्ट तेज़ी से ऊपर की ओर टर्न लेता है, यानी इसकी जो नोज़ है वो तेज़ी से ऊपर की ओर उठाता है पायलट, इस मैन्यूवर को हम पुल अप बोलते हैं। यानी पुल अप सिंपल है, क्योंकि आप स्टिक को पुल करते हैं अपनी तरफ और वो स्टिक जो कंट्रोल होती है उससे वो प्लेन अप की ओर जाता है। इसी मैन्यूवर को करके लूप का पहला हिस्सा कंप्लीट किया तेजस ने। ये जो फर्स्ट हिस्सा दिख रहा है ये वही लूप है। इस समय हमारे पायलट को ये महसूस हो रहा होगा कि उसके शरीर का भार काफी बढ़ गया है। यानी उसके ऊपर जो जी मल्टीप्लायर है, जी फोर्स मल्टीप्लायर है, वो मल्टीपल टाइम्स होता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कुर्सी से चिपके जा रहे हैं, आपका वजन बढ़ता जा रहा है और बॉडी लिटरली नीचे के डायरेक्शन में फोर्सफुली तरीके से प्रेस हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस समय आपकी ग्रेविटी मल्टीप्लाइड हो चुकी है, यानी बॉडी पर मास तो सेम रहा लेकिन वेट बढ़ गया है। जब 2G का महसूस होगा आपको, तब उस समय आपका वजन दुगना महसूस होगा। यानी अगर 75 किलो के पायलट है तो 150 किलो के उनको लगेगा कि उनका वेट हो गया है। ऐसा ही 4G पर 4 टाइम्स, 6G पे 6 टाइम्स। इनफैक्ट फाइटर पायलट्स को ट्रेन किया जाता है 7 से 9G तक के फोर्स को बेयर करने के लिए। यानी अगर विंग कमांडर नमन सयाल का वजन मान लीजिए 80 किलो था, तो उनको ऐसा ट्रेन किया जाएगा कि वो 720 किलो तक अपने वजन, अगर उनको लगे कि इतना तेज मेरा वजन, इतना ज्यादा वजन हो गया है, तो भी वो उसको बेयर कर पाए। मसल्स पे इमेंस लोड आता है उस समय। आप ये सोचिए कि आपका हाथ जो 4-5 किलो का होगा वो फील करेगा उस समय 9G पर कि ये 40 किलो का हो गया। यानी 40 किलो का डंबल आपने एक हाथ से उठा लिया है और फिर आपको हाथ को मूव करना है। इस सारी सिचुएशन में पायलट्स को कंट्रोल्स को ऑपरेट करना है, बटन्स को दबाना है, स्टिक पे उसको दाएं बाएं करना है और उसको सारे जो मीटर्स हैं उन पर नजर भी रखनी है और डिसीजन भी लेना है, और वो पायलट अकेला है। आपका चेस्ट भारी हो जाता है, आपको सांस लेने में डिफिकल्टी होने लगती है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके सीने के ऊपर बहुत सारा वजन रखा हुआ है। और सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि जो खून है एक तरल पदार्थ है, तो खून आंखों से यानी सर के हिस्से से नीचे की ओर जाने लगता है, जिस वजह से आंखों और दिमाग में खून कम होने लगता है हाई जी फोर्सेस में, पॉजिटिव मल्टीप्लायर्स में। और इसकी वजह से पायलट्स को टेम्परेली ब्लाइंडनेस आ सकती है, पूरा आंखों के सामने काला छा सकता है। और यही कारण है कि पायलट्स को ना सिर्फ ट्रेन किया जाता है बल्कि उनको जी फोर्स के सूट्स पहनाए जाते हैं, जिनको जी सूट बोलते हैं। आप पायलट्स की ड्रेस देखते हैं, वो जो चीज़ दिखती है जैकेट जैसी, वो एक्चुअली एक जी सूट होती है और वो जैसे ही जी फोर्सेस लगने शुरू होते हैं वो फूल जाती है और इसकी वजह से पैरों में खून जमा नहीं होता। ये ड्रेस फूल करके पैरों से खून वापस सर की तरफ ढकेलती है ताकि ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती रहे और पायलट अनकॉन्शियस ना हो जाए। ये सारी बात थी पॉजिटिव जी फोर्सेस। लेकिन ये जिस लूप की हम बात कर रहे हैं इसमें दोनों चीजें होती हैं, क्योंकि तेजस तेजी से ऊपर जाता है, इस समय इसको पॉजिटिव जी फोर्स लगते हैं। फिर वो पीक पर जाता है, एल्टीट्यूड की पीक पर, और उसके बाद उतनी ही तेजी से या उससे भी तेजी से नीचे की तरफ आता है और वो उस समय उल्टा होता है। और यहां पर सबसे खतरनाक फेज चालू होता है और यह है एक नेगेटिव जी फोर्स का फोर्स। अब जब प्लेन इस लूप के शिखर से नीचे गिरना शुरू होता है तो पायलट को अनुभव होता है नेगेटिव जी फोर्सेस का। नेगेटिव जी फोर्स पॉजिटिव जी फोर्स से भी ज्यादा अनकंफर्टेबल भी होते हैं और खतरनाक भी होते हैं। इसमें एयरक्राफ्ट ऐसा मैन्यूवर करता है कि पायलट को लगता है कि उसका शरीर सीट से ऊपर की ओर उठ रहा है, यानी वजन कम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो बस सीट से उड़ जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय ग्रेविटी उल्टी दिशा में काम कर रही है। नेगेटिव जी फोर्स में ब्लड एक्सप्लोसिवली पैरों से होकर के सिर की तरफ रश करता है, यानी कि आपकी आंखों में और आपके सर में, आपके मस्तिष्क में बहुत सारा खून तेजी से पहुंचता है और इसकी वजह से आईज पर प्रेशर बढ़ता है और विजन काले की जगह लाल पड़ने लगती है क्योंकि आंख में खून जरूरत से ज्यादा आता है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रेड आउट, यानी सब कुछ लाल हो गया, आपको कुछ दिखना बंद हो गया। सबसे बड़ी समस्या यह है कि नेगेटिव जी फोर्स में कोई जी सूट काम नहीं कर सकता। पॉजिटिव जी सूट में तो आप पैरों में बलून की तरह उसको फुला करके पैरों से खून वापस ऊपर की ओर ढकेल सकते हैं, बट नेगेटिव जी फोर्स में सर से खून आप वापस नहीं ढकेल सकते, वहां पे कुछ आप कंप्रेशन नहीं लगा सकते। पायलट के हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कोई उपकरण किसी भी देश ने अब तक नहीं बनाया है। वो हेलमेट होता है, बट हेलमेट उसके लिए कारगर नहीं है। इसीलिए सिर्फ 1 सेकंड का नेगेटिव जी फोर्स पायलट की सेंसेस को टोटली कंफ्यूज कर सकता है। यानी जब एयरक्राफ्ट अचानक से नेगेटिव जी फोर्स में आए, जैसा तेजस में हुआ, पहले पॉजिटिव जी फोर्स में फिर अचानक से नेगेटिव जी फोर्स में, तो पायलट के जो तीनों सिस्टम्स हैं उसके शरीर में, वो एक दूसरे को उल्टा सुल्टा संकेत देने लगते हैं। यानी आंखों के हिसाब से, क्योंकि आंखों में बहुत सारा खून है, आंखों को
ये लगता है कि एयरक्राफ्ट तेजी से नीचे जा रहा है, जितनी तेजी से जा रहा है उससे भी ज्यादा तेजी से अनुभव होता है। इनर ईयर जहां पर उतना खून नहीं है उसके हिसाब से एयरक्राफ्ट अभी भी ऊपर जा रहा है, और ब्रेन इन दोनों सेंसेस से अलग अलग सिग्नल्स को एक साथ समझ नहीं पाता और टोटली कंफ्यूज हो सकता है। ब्रेन के इस कंफ्यूजन के स्टेट को जो एयरक्राफ्ट पायलट्स में होता है उसे हम बोलते हैं स्पेशियल डिसोरिएंटेशन, और ये मिली सेकेंड्स में हो जाता है। और लो एल्टीट्यूड्स पर फ्लाइंग कर रहे एक फाइटर पायलट के लिए ये एक सबसे बड़ा खतरा होता है, और इसी के लिए उसको ट्रेन भी किया जाता है। इस छोटे से मोमेंट में जब आपको स्पेशियल ओरिएंटेशन आपकी गड़बड़ हो चुकी है, आपके कान और आपकी आंखें अलग अलग संकेत दे रहे हैं और आपका ब्रेन कंफ्यूज है, एक छोटा सा मिस जजमेंट या एक डिसीजन को लेने में की गई देरी, एक गलत इनपुट या एक आधे सेकंड का ब्लैकआउट भी या रेड आउट भी एयरक्राफ्ट को अनकंट्रोलेबल स्टेट में ले जा सकता है और एक वर्टिकल नोज ड्रॉप में एयरक्राफ्ट पहुंच जाता है। और संभव है कि तेजस के साथ यही हुआ, क्योंकि ये जो लूप इन्होंने लिया है वो बहुत ही शार्प टर्न था। तेजस में कैपेबिलिटी दिखा रहे थे, वो शार्प टर्न था, साहसी पायलट थे, अनुभवी थे, पूरा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, और इस शार्प टर्न में हो सकता है कि ये रेड आउट और ब्लैक आउट का एक मिक्स हुआ हो। वीडियो और टाइमलाइन बताती है कि मैन्यूवर के बीच तेजस ने अपना एंगल ऑफ अटैक होल्ड करना छोड़ दिया था, और यही संभव है कि पायलट ने जो फर्स्ट हाफ ऑफ द लूप है वो तो परफेक्ट है, कुछ दिख रहा है, लेकिन दूसरे हाफ में जी लोड या हल्का सा स्पेशल डिसोरिएंटेशन हो गया हो, कुछ सेकंड का, आधे सेकंड का, और इस स्प्लिट सेकंड में थोड़ी देर के लिए नियंत्रण खो दिया, और उसके बाद प्लेन को एक अनरिकवरेबल स्टेट में पहुंच गए, क्योंकि धरती बहुत ही नजदीक थी, खतरनाक लूप कर रहे थे। अधिकतर पायलट्स इतना खतरनाक स्टंट करने के लिए अपने आप को केपेबल नहीं समझते, लेकिन अनुभवी पायलट थे, एडवांस जेट था, तो ये लूप वो ट्राई कर रहे थे। दुर्घटना और रिकवरी के बीच में यही स्प्लिट सेकंड का जो अंतर है वो मैटर करता है। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, यानी कि क्या मशीन में कुछ गलती थी, मशीन फैक्टर। एक दूसरी पॉसिबिलिटी जिस पर विचार करना आवश्यक है और एनालिसिस करना भी आवश्यक है, वो है तेजस के इंजन से जुड़ी हुई एक बात। तेजस MK-1 वैसे तो पूरी तरीके से भारत में बना हुआ एक एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसका इंजन इंडियन नहीं है। अभी तक हमने कावेरी इंजन पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया है, अभी 3-4 साल लगेंगे ऐसा करने में, और तेजस को सर्विस में लाने की हमारी कोशिश के लिए हमने इसमें एक अमेरिकन ओरिजिन का जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन लगाया है। ये एक भरोसेमंद इंजन वैसे तो है, लेकिन विदेशी ताकतों द्वारा बनाया हुआ एक इंजन है, और ये भी सच है कि दुनिया में कोई भी इंजन एरोबैटिक स्ट्रेस में फेल होने से अछूता नहीं रहा है। F-35 के साथ भी ऐसा हो चुका है, और F-16 के साथ तो ऐसा कई दफा हो चुका है, और ये दोनों अमेरिका के अग्रणी जेट्स हैं। दूसरे देशों के अग्रणी जेट में भी ऐसे इंजन फेलियर्स एरोबैटिक स्ट्रेस के दौरान देखे गए हैं। एक्सट्रीम लूप मैन्यूवर्स में इंजन पर लोड बहुत तेजी से ऊपर और नीचे होता है। अगर लूप के टॉप पर इंजन ने सेकेंड हाफ ऑफ द लूप की रिकवरी के टाइम, यानी नीचे आते समय थोड़ा सा भी पावर ड्रॉप कर दी, तो एयरक्राफ्ट का नोज नीचे गिरता रहता है, उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, और लो एल्टीट्यूड पे पायलट के पास रिकवर करने का ना तो समय बचता है और ना ही इंजन का साथ रहता है। किसी भी एरोबैटिक एक्सीडेंट की हिस्ट्री खोल लें, उसके लिए एक ये लॉजिकल पॉसिबिलिटी होती है कि मैन्यूवर के दौरान इंजन ने सही थ्रस्ट कुछ समय के लिए नहीं दिया। इंजन फेलियर की बात को हम नकार नहीं सकते। इंजन एक विदेशी इंजन है, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, और उसके एग्जैक्ट इंजीनियरिंग पैरामीटर्स का भी हमें उतना ज्ञान नहीं है जितना अमेरिकन को होगा जिन्होंने ये इंजन बनाया है। ये भी दिखाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है कि भारतीय इंजन हम जल्द से जल्द डेवलप करें, ताकि ऐसे किसी भी फेलियर, अगर ये पॉसिबिलिटी है और अगर इसी वजह से ऐसा हुआ है, तो इस पॉसिबिलिटी को हम नकार सकते। लेकिन इस मशीन और मैन के फेलियर के बीच में एक और इम्पॉर्टेंट आयाम है जिसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है, और वो तीसरा फैक्टर है साबोटाज का। यानी कि क्या कि किसी विदेशी शक्ति, किसी भारत विरोधी शक्ति ने जानबूझकर ऐसी सिचुएशन बनाई, ऐसा काम किया जिसकी वजह से ये तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हालांकि इस पर अभी ओपनली बात नहीं हो रही है, लेकिन ये बात सच है कि भारत का तेजस विमान उस समय भारत में नहीं, दुबई में था, और दुबई में पाकिस्तान की ISI और चाइना की गुप्तचर एजेंसियां दोनों ही काफी सक्रिय हैं और हमारे यूजुअल कंट्रोल से बाहर। इन्वेस्टिगेशन में साबोटाज के एंगल को कंसिडर करना भी आवश्यक है, हालांकि इस पे कोई कंक्लूसिव प्रूफ तो है ही नहीं। दुबई एयर शो 17 से 21 नवंबर के बीच में था। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस इवेंट्स में से एक है, जिसमें 1500 से ज्यादा एग्जिबिटर्स आते हैं। 180 के करीब एयरक्राफ्ट के टाइप्स आए थे, दर्जनों देशों के डेलीगेशंस आए थे, बायर्स और सेलर्स दोनों थे, हजारों टेक्नीशियंस, हैंडलर्स, सर्विस स्टाफ, हर तरह के लोग थे।
ये सारे एयरक्राफ्ट एक ही एयरबेस पर ऑपरेट कर रहे थे और हादसे के ठीक कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिस पर नजर डालना जरूरी है अगर हम साबोटाज के एंगल पर करेक्ट तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो। एक सोशल मीडिया पोस्ट थी जो वायरल कराई गई इनफैक्ट बाय चाइनीज एंड पाकिस्तानी न्यूज एजेंसीज। इस सोशल मीडिया पोस्ट में यह क्लेम किया गया कि तेजस से खड़े हुए तेजस से जो पार्क था उससे ऑयल लीक हो रहा है। वो बात अलग है कि तेजस के जस्ट पास में JS-17 यानी पाकिस्तान और चाइना का JF-17 भी खड़ा था। लेकिन पाकिस्तानी और चाइनीज न्यूज एजेंसीज और सोशल मीडिया चैनल्स ने एक वीडियो ये वायरल करी जिसमें ये कहा कि भाई तेजस से तो ऑयल ही लीक होता रहता है, तो खड़े खड़े इसमें तेल लीक होता है। पाकिस्तान और चाइना से जुड़े हुए कई अकाउंट्स जिनको प्रमोट किया गया था बाय पेइंग एडवर्टाइजमेंट, उन्होंने इस वीडियो को अग्रेसिवली सर्कुलेट किया पूरी दुनिया में दुबई एयर शो के दौरान, ताकि इंडिया की तेजस की साख, उसकी रेपुटेशन और उसके मार्केट को डिस्ट्रॉय किया जा सके। नैरेटिव डेलिबरेटली बनाया गया था और ये दिखाने के लिए कि इंडियन जेट एक टेक्निकल फेलियर का शिकार है, इसमें खड़े खड़े तेल बहता रहता है तो ये उड़ेगा क्या। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और PIB ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके इस क्लेम को पूरी तरीके से खारिज किया। हालांकि हमने कोई इसके अगेंस्ट काउंटर करने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन तो नहीं चलाई। अब ये तो सच था कि तेजस से कोई और लीक नहीं कर रहा था, लेकिन ये भी तय हो चुका है कि पाकिस्तान और चाइना की कुछ एजेंसीज इंक्लूडिंग इनकी गवर्नमेंट किसी भी हद तक जा सकती थी तेजस की रेपुटेशन को खराब करने के लिए। अब सवाल यह है कि क्या ये हद सिर्फ सोशल मीडिया की कुछ गलत पोस्ट, झूठी न्यूज को वायरल करने तक ही सीमित थी, या फिर वो इस हद तक भी जा सकते थे कि तेजस में ऐसा मैकेनिकल फेलियर पैदा किया जाए जिससे जब वो एयर शो के दौरान अपना सबसे खतरनाक डिफिकल्ट मैन्यूवर करे उस समय ये फेलियर एक्सपैंड होकर के उसको एक इररिकवरेबल सिचुएशन में ले जाए और ऐसा करके तेजस की रेपुटेशन के ऊपर एक डेंट लगाया जा सके। इन तीनों में से कौन सी बात सही है, कितनी लाइकली है, ये एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता, इट्स टू अर्ली। लेकिन आपको क्या लगता है, इन तीनों पॉसिबिलिटी, ह्यूमन एरर, मशीन एरर या साबोटाज में से कौन सी पॉसिबिलिटी आपको लगता है कि ज्यादा लाइकली है? क्यों लगता है? कमेंट्स पे शेयर करिए, हम उस पर चर्चा करेंगे, फर्दर वीडियोस बनाएंगे। फिलहाल के लिए तेजस की इस पूरे एक्सीडेंट के ऊपर एक हाई लेवल इंक्वायरी भारत कर रहा है और आने वाले कुछ दिनों में आई एम वेरी होपफुल कि हमें एग्जैक्टली पता लगेगा कि प्रॉब्लम क्या थी, और ना सिर्फ प्रॉब्लम क्या थी, इसका सोल्यूशन क्या है। बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स एयर शोज के दौरान क्षतिग्रस्त होते हैं। एरोबैटिक शोज एयरक्राफ्ट के ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस डालने वाला सिचुएशन होता है, कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन इन एक्सीडेंट्स की वजह से किसी एयरक्राफ्ट की क्वालिटी के ऊपर सवालिया निशान लगाना या किसी पायलट की कैपेबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान लगाना बेहद गलत है। हाई स्ट्रेस सिचुएशन में मशीन्स भी फेल होती हैं और इंसानों से भी गलती हो सकती है, लेकिन इस नतीजे पे कंक्लूसिवली पहुंचना समय से पहले वुड बी अ रॉन्ग स्टेप। और कोई भी शक्ति, कोई भी ऐसी भारत विरोधी शक्ति जो इस दुख भरे एक्सीडेंट में, जहां पे एक भारतीय एयरफोर्स पायलट एक नॉन युद्ध सिचुएशन में शहीद हुआ, उस सिचुएशन में भारत विरोधी बात करे या इस अपॉर्चुनिटी को यूज करे अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर दिखाने के लिए, तो ये एक बहुत ही अमानवीय कृत्य होगा। भारत को इसका इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा और ये रिपोर्ट से हमें एनालिसिस करना होगा कि आगे चल के जो मार्क 2 तेजस बन रहा है उसमें हमें क्या इंप्रूवमेंट्स करने हैं। और एक चीज तो बिल्कुल तय है कि ये भी दिखाता है कि भारत का अपना इंडिजीनियस इंजन यानी कावेरी को और जल्दी कंप्लीट करना आवश्यक हो गया है। ये इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वी विल कंटिन्यू डिस्कसिंग, डू कीप फॉलोइंग। थैंक यू।